हैदराबाद की फिजाएं इस वक्त महेश बैंक के इलेक्शन से गुलजार हैं और इसमें जो फाउंडर पैनल है वो इस बार बदलाव के शंखनाद को नाद करता हुआ आगे बढ़ रहा है। उसके चेयरपर्सन के कैंडिडेट आज हमारे साथ में मौजूद हैं कैलाश नारायण जी भांगड़िया साहब। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो के अंदर आपका। जय श्री राम। कैलाश नारायण जी, मैं राम जी का चित्र आपके जैकेट पे देख रहा हूँ। आप संतों के बताए हुए मार्ग पे चलने वाले इंसान हैं। सात्विकता आपका गहना है। आप कहाँ इलेक्शन में फिर से उतरने के लिए आगे बढ़ गए? एक्चुअल में मैं पहले इसमें 5 बार डायरेक्टर रह चुका हूँ और 2 बार मैं वाइस चेयरमैन रहा 5 में से। तो वो मेरा अनुभव है कि भाई एक बैंक को कैसे चलाना, कैसे क्या करना है, वो मेरा अनुभव है। और 2020 के अंदर हम जब लड़े थे तो हमको उस वक्त तो भगवती जी थे और अब के भगवती जी नहीं हैं। तो फिर मैं सोचा कि भाई और तो कोई सीनियर इसमें नहीं है, तो सीनियर मोस्ट मैं रहने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि भाई इसमें अब मुझे मेरा योगदान देना चाहिए। और वैसे संत भी यही बोलते हैं, कर्म कर्म करो। तो कर्म करने के हिसाब से मैं इसमें आया हूँ। बैंक के अंदर जो अनियमितताएँ जो हुई है, रिजर्व बैंक से जो आई है और ईडी से जो आई है, तो वो देखते हुए फिर बैंक नीचे जा रही थी, उसकी वजह से नीचे गई है। हम जब 4500 करोड़, जब हम 2020 के अंदर थे, जब 4500 करोड़ था, उसके बाद में जब जैसे ये रिजर्व बैंक का आया केवाईसी का जो नहीं हुआ, तो केवाईसी नहीं होने के वजह से 1 करोड़ 12 लाख का हमको लगभग पेनाल्टी लगी और उसके वजह से हमको एक्सपेंशन के लिए नए ब्रांचेस नहीं मिले। गलती किसकी थी? केवाईसी नहीं हुआ था ना, पहले जो पुराने 2020 के पहले के जो अकाउंट्स थे और उसमें केवाईसी नहीं हुआ था, उसके वजह से वो लगा था। तो उसकी वजह से न तो हमको नए ब्रांचेस मिले और पेनाल्टी भी लगी हमारे। और वो जब पेपर्स के अंदर से सब न्यूज़ आने की वजह से लोग ऐसे अपने डिपॉजिट्स भी उठाने लग गए और लोन्स भी जिनके थे वो भी दूसरी जगह जाने लगे। उसकी वजह से हुआ। उसके बाद में फिर दूसरा फ्रॉड हो गया, साइबर फ्रॉड हो गया, तो उसके बाद फिर 65 लाख का पेनल्टी लगा, वो भी पेपर में आया और उसके वजह से भी हमको फिर एक्सपेंशन नहीं मिला। 2020 के अंदर संस्थापक पैनल मेजॉरिटी से आया, हम लोग माइनॉरिटी में थे जी। तो उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उसमें केवाईसी का उन्होंने बराबर नहीं किया, इसके लिए पेनाल्टी लगी। 1 करोड़ 12 लाख करीब लगी। जी जी। और उसके बाद में उन्होंने जो अपनी बेटी को ही प्रोफेशनल डायरेक्टर बना लिया। बिल्कुल। और अपने फ्रेंड को प्रोफेशनल डायरेक्टर बना लिया उन्होंने। जी जी जी। तो उसके बाद में जब साइबर फ्रॉड हुआ, वो टेक्नोलॉजी जैसे परचेज करनी थी वैसे परचेज उन्होंने की नहीं। जिस कंपनी अच्छी कंपनी से परचेज करनी थी वो उन्होंने की नहीं। और उन्होंने जब छोटी मोटी कंपनी से परचेज़ की तो उसके वजह से वो साइबर फ्रॉड हुआ और उसके वजह से पेनाल्टी लगी। ये सब कारणों से हमारे जो डिपॉजिट है वो भी उठने लग गए और जो लोन्स थे वो भी यहाँ से ट्रांसफ़र होके दूसरे बैंक को जाने लग गए। उसके वजह से इतना नुकसान हो रहा था। तो मैंने देखा कि भाई मेरा एक्सपीरियंस है इसके अंदर, मैं 2 बार वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ और 3 बार डायरेक्टर रह चुका हूँ, तो फिर मैं क्यों नहीं अपना इसके अंदर दूँ जिससे कि भाई बैंक वापस ऊपर आ जाए। इसके लिए मैंने जी जी जी। मतलब कि आपने इसके बाद में ये शंखनाद स्टार्ट किया है बदलाव को लेकर के, परिवर्तन का परचम लहराते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। सब परिवर्तन की अगर मैं बात करता हूं तो आपने हर किसी की जिंदगी में बदलाव लाने वाले काम किए हैं। आपकी लाइफ के बारे में मैंने देखा है कि आप ने काफ़ी सारे लोगों में के घरों में खुशियां आए उनके लिए आपने काम किया है। तो मैं आपके मुख से ही जानना चाहूँगा कि वास्तव में आपने जो समाज सेवा के अलग अलग प्रकल्पों से जुड़ करके आपने जो काम किए हैं वो आपके मुख से सुनना चाहूँगा कि आपने कौन कौन से काम किए। मैंने विश्व हिंदू परिषद के अंदर कोषाध्यक्ष का
पिछले 31-32 सालों से काम किया है। और ऐसे स्वामीनारायण गुरुकुल, इसकी स्थापना से मैं जुड़ा हूँ। और भगवान की दया से हमारी ही जो पूर्वजों की ज़मीन थी, हमारी जो ज़मीन थी, एक 12 एकड़ उनको देकर उसकी स्थापना की। और उसकी स्थापना हैदराबाद में की। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी बात कही आपने। 12 एकड़ लैंड आपने, अपनी लैंड एक स्कूल और जो गुरुकुल खोलने के लिए आपने दी है। दैट्स अ बिग पॉइंट। जी, जी, जी। जी। तो उसके बाद के अंदर भगवान की दया से वो स्कूल ऐसी चली कि उसके बाद में आज हम 18 जगह उसकी ब्रांचेस खोल दिए हैं। जी। और सब बड़े-बड़े सिटी में है, बेंगलोर में है, दिल्ली है, बॉम्बे में है, और सोलापुर, जड़चल्ला, सिद्दीपेट, और सूर्यापेट, सिद्दीपेट में सूर्यापेट, नागपुर, रायपुर, ऐसे मतलब 17-18 जगह स्कूल उसकी खोल दी है हमने। ओके। हाँ। और अभी हमारे पास में 12 जगह और ज़मीन ले चुके हैं हम। तो 12 जगह और 2-4 सालों के अंदर और खुल जाएगा, तो 30 जगह हो जाएगा। और स्वामीनारायण गुरुकुल का काम किया हमने। और भी कई ट्रस्टों में काम किया, जैसे हनुमत धाम है अपने यूपी में, मुजफ्फरनगर के पास में गांव है हनुमत धाम में। स्वामी जी, अपने चिन्नजीर स्वामी जी के विकास तरंगिणी में मैं एक्स ट्रेजरर रहा। और महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान जो गोविंद देवगिरी जी का है, उसमें भी एक्स ट्रेजरर रहा। और 2 बार मुझे राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से भामाशाह पुरस्कार मिले। 2 स्कूल वहाँ पे बनवाए, एक रोहंडी के अंदर और एक परवत्सर के अंदर। एक स्कूल हमारा बीदर में बनवाया है, वहाँ पे भी एक स्कूल चल रहा है। और भी कई, जैसे अपने फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ, इसमें करीब 3500 स्कूल्स चल रहे हैं। 3500 स्कूल। जी, जी। 3500, इसमें वन टीचर वन स्कूल का कॉन्सेप्ट है इसमें। जी। और लगभग 4200 जगह श्रीहरि सत्संग समिति का कार्य चल रहा है, जहाँ पे संस्कार देते हैं हम लोगों को। तो ये काम चल रहा है। और भी कई ट्रस्टों में हूँ, महेश्वरी भवन में, सनातन धर्म सभा में, और राम नाम महामंत्र बैंक है, और भी कई जगह हैं। मतलब कि आप जो सनातन संस्कृति है उसके बहुत बड़े पोषक बनने का काम कर रहे हैं, उसके संवर्धन का काम आप कर रहे हैं। और बड़ी बात यह कि एजुकेशन को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के आपने बहुत बड़े काम किए। मेन ट्रस्ट हमारा एजुकेशन के ऊपर ही है, क्योंकि एजुकेशन से ही नेक्स्ट जनरेशन अच्छी होगी, उसके लिए। और जाहिर सी बात है, आप में भी ये जो संस्कार हैं वो आपके पिताजी के आए हैं, और आपके पिताजी इस बैंक के लिए सबसे बड़े पोषक थे। इसको संवारा था, इसको आगे बढ़ाया था। आपके पिताजी इसके फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं। तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में आपसे जानना चाहूँगा कि कहीं उनकी जो विरासत है एक तरीके से, उसको बचाने की जंग में आप एक तरीके से कूदे हैं। हाँ, ये भी एक कारण है कि एक तो हमारे पिताजी फाउंडर डायरेक्टर थे, और दूसरे भी जो डायरेक्टर्स थे वो सारे समाज के, हमारे समाज के थे। तो मैंने सोचा कि भाई हमारे पूर्वज जो है काम करके गए हैं, उसको वापस वही बुलंदी पे वापस लेके आए हैं। वैसे सब जब ये चीज़ें होती हैं कि उन लोगों ने डेवलप किया, और फिर एक मतलब अब जाके जब अखबारों में ईडी की रेड पड़ रही हैं, खबरें आती हैं कि अखबारों में आ रही है, टीवी पे आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इवन दो कि अगर हम बात करते हैं कि वेब मीडिया के ऊपर वो पूरा का पूरा पुलिंदा पड़ा हुआ है उसके ऊपर। जब इस तरह की खबरें आती हैं सामने कि हमारे समाज के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा डेवलप किया हुआ बैंक, और अब उसकी स्थिति कोई आकर के उन पे इस तरह की चीज़ें पहुंचा दे, तो पीड़ा तो हुई होगी आपको। पीड़ा हुई, तभी तो इसमें आए, नहीं तो नहीं आते थे। नहीं तो मैं 20 में भी नहीं लड़ता था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। 20 के अंदर भी जो आने का कारण यही था कि जब ऐसी जब ये सब बातें सुनी करी, तब मैंने आके
20 में आया, लेकिन उसके बाद में तो ये रिजर्व बैंक से भी वो सब बातें पुष्ट हो गई। मतलब जो आप 2020 के अंदर जो आरोप लगा रहे थे जी कि बैंक के अंदर बहुत गड़बड़ घोटाला चल रहा है या XYZ जो भी चीज़ें चल रही हैं इंटरनली, वो जब उसके ऊपर RBI अपना एक्शन लेता है, ईडी रेड डालता है या फिर हाई कोर्ट अपना ऑफिसर अपॉइंट करता है, तो बात एकदम पुख्ता हो जाती है कि वास्तव में कुछ था और वो अब सामने आ चुका है। बाकायदा ईडी संपत्तियां अटैच करता है एक्स MD की। तो ये बड़ा पॉइंट है कि किसी बैंक के साथ में इस लेवल तक की चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। हुई है, इसीलिए तो ईडी ने ये किया है, अदरवाइज कोई ईडी तो ऐसा तो कर नहीं सकता। तो इसमें साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई आपका जो पैनल है उसके भी 5 लोग डायरेक्टर वहाँ पे अंदर थे। आप क्या कर रहे थे उस वक़्त? हमने कोशिश की, मगर वो सामने वाले मेजॉरिटी से सब काम कर रहे थे। आप मिनट्स बुक में आप देख लीजिए, उन्हें जितने भी काम किए हैं, हम जहाँ सब जगह ऑब्जेक्शन लिए हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी से अपना काम हम तो माइनॉरिटी में थे, तो हम कुछ कर नहीं सकते। कोशिश हमने की। तो जो एग्ज़ैक्टली जब आप अंदर थे, आप जब आवाज़ उठाते थे, तो एक्चुअल में हो क्या रहा था? नहीं, अब जब आवाज़ उठाते थे तो वो बोलते थे भाई हम मेजॉरिटी से काम करेंगे, तो फिर हम लोग कुछ कर नहीं पा सकते। हम हमारी डिसेंट लिखा देते। अच्छा साहब, एक चीज़ ये कहूँगा कि जब हाई कोर्ट अपना ऑफिसर अपॉइंट करता है, उनको लगता है कि इंटरनल बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है। हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है, आप ऑफिसर अपॉइंट होता है, वो ऑफिसर 2 इयर्स में काम करता है। इन बिटवीन क्या होता है कि जो प्रॉफिट है उसके अंदर सर्ज देखने को मिलता है, एकदम से उछाल और ऐतिहासिक उछाल है एक तरीके से, जो वहाँ पर जो पहले पैनल थे, वो कोई भी वो काम नहीं कर पाए थे, जो काम एक प्रोफेशनल मैकेनिज़्म ने वहाँ पे कर दिया। इस पे साहब आपको क्या कहेंगे? तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट ही होना चाहिए, कहीं पे बैंक हुए या कोई कहीं भी ऑफिस के अंदर भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट जब तक नहीं होगा, तब तक सही रिजल्ट नहीं आएगा। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होने की वजह से ही हम जब गए थे तो 105 करोड़ के ऊपर NPA था, उसको उन्होंने घटा के 50 करोड़ के अंदर लेके आ गए हैं। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होने से ही हुआ, अदरवाइज नहीं हो पाता। प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में पहले के जैसा नहीं चलता। टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो इसी वजह से शायद आपने सोचते हुए कि अपनी टीम को जो आपने डेवलप किया उसके अंदर भी यंग ब्रिगेड को काफ़ी स्थान दिया है, अलग-अलग पर्सपेक्टिव के लोगों को दिया है। जी, जी। लेकिन मैं ये अब जब आप शेयर धारकों के पास में जा रहे हैं, तो वो लोग आपसे कन्विंस कैसे हों कि कैसे मैं आप पे भरोसा करूँ कि आप ये सारे काम जो है इस लेवल पे कर देंगे? तो बस इसके लिए कन्वेंशन इसके लिए होना चाहिए कि भाई हमने जो मेरे पीरियड में जब मैं वाइस चेयरमैन था, उस वक्त के आप रिजल्ट्स देख लीजिए, तो इससे आप कन्विंस हो जाएंगे कि भाई हमको एक्सपीरियंस है उस चीज़। उस वक्त तो टेक्नोलॉजी थी नहीं। जी। मैं वाइस चेयरमैन था 1994 से लगा के 2002 तक था मैं। जी। उस वक्त तो इतने टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी। आज तो टेक्नोलॉजी भी आ गई है, प्रोफेशनल लोग भी आ गए हैं। तो हम मैनेजमेंट का काम यही है कि अच्छे-अच्छे लोगों को ये करके लाएँ और उनसे काम लें। अच्छा साहब, एक जो शेयर होल्डर्स हैं या जो सर्वहारा वर्ग है, समाज है, वो आपके पैनल पे डायरेक्टली ट्रस्ट किस बात को लेके करे कि क्या ऐसा विज़न है जो उनको अफ़ेक्ट करेगा? रीज़न तो यही मैं बता रहा हूँ ना, टेक्नोलॉजी के ऊपर ही हमारा जोर रहेगा और प्रोफेशनल मैनेजमेंट पे ही हमारा जोर रहेगा। और ये जब रहेगा तो 100% बैंक का काम अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो स्टाफ है, वो भी आपसे उम्मीद कर रहा है, जो अभी स्टाफ के जो एक्स लोग हैं जिनको आप पेंशन दे रहे हैं, वो भी उम्मीद कर रहा है कि बैंक के अंदर कोई आएँगे तो हमारे लिए अच्छा करेंगे, उनके लिए क्या है? स्टाफ के लिए अगर वो जब बैंक अच्छा काम करेंगे तो हम उनको उस हिसाब से रिवॉर्ड भी करेंगे स्टाफ को। जैसे अभी भी हमारे पहले 20% देते थे, अब के हमने 22% दिया है बोनस। अच्छा, अच्छा। बढ़ा है इसमें।
ओके ओके। वैसे अगर और भी अगर हमारे प्रॉफिट्स आएंगे तो शेयर होल्डर्स को भी रिवार्ड करेंगे और स्टाफ को भी रिवार्ड करेंगे। हम महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ स्कीम लेके आएंगे और शेयर होल्डर्स के लिए भी उनका इंश्योरेंस के लिए एक स्कीम लेके आएंगे और स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन लोन के लिए भी कुछ करेंगे उसके लिए भी। और समाज के जो बंधु हैं उनको सबको हम शेयर होल्डर बनाएंगे और डोर टू डोर मैनेजर को बोलेंगे भाई डोर टू डोर जाके बिजनेस लेके आए तो उससे भी बिजनेस बढ़ेगा। हम बैंक में शुद्धिकरण करने आए हैं, हम इसमें शुद्धिकरण करेंगे और ट्रांसपेरेंसी रखेंगे पूरे इसमें, अकाउंटेबिलिटी सबके लेके आएंगे स्टाफ में और सब में। तो इससे हमारा प्रॉफिट्स भी बढ़ेगा इससे, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम शेयर होल्डर को रिवार्ड करेंगे और स्टाफ को भी रिवार्ड करेंगे। मैं सभी शेयर धारकों से अपील करता हूँ कि फाउंडर पैनल के 14 जो उम्मीदवार हैं उन सबको आप वोट देके विजयी बनाएं। तो कैलाश नारायण जी, आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे रखे हैं जो महेश बैंक की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और साथ ही आपने कहा कि आप इस शुद्धि के महायज्ञ में उतरे हैं। तो जाहिर सी बात है हमारी भी शुभकामनाएं आपको हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें और आप सफलता गेन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।